the following be treated in estimating national income of a country? You must give reason for your answer. Taking care of aged parents, part of national income. Why so? होगा. Consumption by household, ऐसे. You cannot measure it. Those services which you cannot measure it, it cannot be part of national income just because we cannot measure the price. Price measure कर लेते तो हो जाता. जैसे कि कोई हम गुड्स बना रहे हैं, कोई आइटम बना रहे हैं, वो मेजरेबल है, खुद से बना रहे हैं, खुद कंज्यूम कर रहे हैं, वो मेजरेबल है, उसको लेते हैं. याद करो वो एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड हमने पढ़े हैं पॉइंट्स. लेकिन कोई सर्विसेज घर में खाना बना रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, एज्ड पेरेंट्स की अगर आप केयर टेकिंग कर रहे हो, इट कैन नॉट बी प्रॉपरली, क्या बोल सकते हैं, मॉनेटरी लेवल पे आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है. पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, यस और नो? नो, नो. अरे इनकम मेथड में नहीं आता है, नहीं आता है. सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डिविडेंड तीनों मिलकर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू है. प्रॉफिट नहीं हो तो ये तीनों चीज होंगी, तो वो तीनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा. तो वैल्यू स्टिल प्रॉफिट की है. इंडिविजुअली कॉर्पोरेट टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है. एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट. यस, क्यों? व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट? कंजम्पशन. बिल्कुल सही. कंजम्पशन क्या होता है? किसी और को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है. गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करती है तो किसी और को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है. एक्सपेंडिचर प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट. बिल्कुल सही एग्जांपल, सही आंसर. अच्छा, एक और ये फर्स्ट वाला पॉइंट था, टेकिंग केयर ऑफ एज्ड पेरेंट्स बाय नर्स. अगर ऐसा कर दें तो ये नेशनल इनकम का पार्ट है कि नहीं है? यस सर. क्यों बताओ? सैलरी देंगे उसको. यस, सैलरी वेजेस होंगी उसमें. ठीक है. और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आपका एक्सपेंडिचर मेथड से जाते हो तो क्लियर है. देखो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो ही सैलरी होगा, नहीं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, मैं लिख देता हूं. पॉइंट नंबर 4 का आंसर बताइएगा. इंक्लूड करेंगे. क्यों करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, आपने कंज्यूम किया, आप सेटिस्फाई हुए. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू बी इंक्लूडेड. Next, how should the following be treated while estimating national income? You must give reason in support of your answer. Bonus paid to employees, बताओ. Included, yes. Reason? Compensation to employees, salary, बिल्कुल सही. Yes. Compensation to employees. Income method. Next, addition to stocks during a year. स्टॉक्स, शेयर्स, स्टॉक्स. अच्छा, ये कौन सा वाला स्टॉक है? स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक, शेयर्स वाला नहीं है. एडिशन टू स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर. यस. चेंज इन स्टॉक. यस. चेंज इन स्टॉक की बात चल रही है यहां पर. किस मेथड से? वैल्यू एडिशन मेथड से. नेक्स्ट, परचेज ऑफ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर. परचेज ऑफ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर. बट इन्वेस्टमेंट सिंपल है. इन्वेस्टमेंट हाउसहोल्ड भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है. या तो प्रोड्यूसर की बात चल रही है. टैक्सी ड्राइवर कौन होता है? प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज. आपको सर्विस दे रहा है वो. आंसर इज यस. इन्वेस्टमेंट बाय सर्विस प्रोवाइडर. कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड. जल्दी से लिख लो ये वाला क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट, give reasons, explain how should the following be treated in estimation of national income. Expenditure by a firm on payment of fees to a chartered accountant. Yes or no? No. No. Reason? Intermediate consumption. Intermediate goods. Expenditure. Next, payment of corporate tax by a firm. No. No. क्या वर्ड है यहाँ के लिए? ट्रांसफर पेमेंट्स.
सिर्फ जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा इसके अगेंस्ट। परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय अ फर्म फॉर ओन यूज, यस। नॉट इंक्लूडेड, क्यों? और रेफ्रिजरेटर है, एसेट है। फर्म का ओन यूज कुछ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट ही होगा। यस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट, गिव रीजन, एक्सप्लेन हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म, नो। परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फैक्ट्री फॉर ओन यूज, यस। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर नर्सेस बाय अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ने यूनिफॉर्म परचेज करी, कैसे? यस, यूनिफॉर्म एसेट तोड़ना है, हॉस्पिटल तो फर्म है, प्रोड्यूसर है सर्विसेज का, तो यूनिफॉर्म एसेट तो है नहीं। इंटरमीडिएट, नो, इंटरमीडिएट। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर को टफ करना होता है तो ये वाले पोर्शन डालते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना टफ है। और ये ओके, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी एट एमपी एफसी, क्या बोल रहा है ये? प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्रीज। फिर से पहले तो आएगा सर प्रॉफिट, प्रॉफिट तो होता है, मगर ये किस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? अदर देन इंडिया, जहां भी बैंक है, अदर कंट्रीज में जो बैंक्स हैं उनके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट की बात करते तो वो आ जाता, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री की बात करते हैं, इसलिए ये आंसर इज नो। क्यों? प्रॉफिट इज नॉट within the domestic territory of, अब ऑफ छोड़ो क्योंकि यहाँ इंडिया नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट, गिफ्ट्स गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई ऑन इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे वर्ड यूज किया है गिफ्ट, वैसे इन काइंड भी हो सकता है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं किया, नहीं होगा इन काइंड, ट्रांसफर पेमेंट है। अगर आपने कोई काम किया है, कोई वर्क डन किया है, उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई चीज मिल रही है इन काइंड, वो इन काइंड है। अगर वर्क डन नहीं है तो इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, नो। ट्रांसफर पेमेंट, फिर से समझो, आपको गिफ्ट क्यों मिला, एम्प्लॉय को गिफ्ट क्यों मिला, उसने कुछ काम किया है क्या? नहीं। अच्छा, मैरिज पे अगर कोई गिफ्ट मिलता है किसी को, किसी एम्प्लॉय को फ्रॉम द एम्प्लॉयर, क्या वो इन काइंड है? आंसर इज नो। उसने उसके लिए कुछ काम नहीं किया। अगर उसने कुछ काम किया, उसके अगेंस्ट में इन काइंड अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है उसको, भले गिफ्ट के नाम से मिल रहा है, डजंट मैटर, किसी भी नाम से मिल रहा है, वो सैलरी इन काइंड है। बट इफ वर्क डन इज नॉट देयर, देन इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, इनका मेथड से चेक करेंगे हम इसको। आप देखो, अगर कंजम्पशन मान रहे हो तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो एम्प्लॉयर का है ना, बोलो हाँ। यस सर। अगर एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर कर रहा है तो फिर आप बोलोगे कि ये आपका ट्रांसफर, वो क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। स्टिल आंसर विल बी नो, है ना। चलो आगे देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, बताओ। यस। सेल, पहले तो करते हैं यस, फिर लिखेंगे सेल, वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। मुझे बताओ डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या पूछ रहे हैं? जीडीपी एट, जीडीपी एट एफसी, 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 हर चीज फैक्टर कॉस्ट पर होती है अगर हम इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ओके, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, यस और नो। एनडीपीएफसी नहीं पूछ, वो एनडीपीएफसी ही लिखा होगा, फिर ये नहीं लिखा होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो लिखा होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिर्फ डोमेस्टिक इज ग्रॉस, ठीक है। फिर से, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया इंक्लूडेड, यस और नो। आंसर इज यस। क्यों भाई? एक तो सर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो, जो फॉरेन कंपनी इस समय है कहां? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन इंडिया की बात चल रही है, फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और प्रॉफिट, प्रॉफिट नेशनल इनकम का पार्ट है।
Answer is yes. Profits part of national income and the company is in domestic territory of India. Next, salary of Indians working in Russian embassy in India. बताओ भाई. The answer is no. No. देखो, सैलरी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बट ये रशियन एम्बेसी की सैलरी है जो भले ही इंडिया में, बट रशियन एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो नो. रीजन क्या है? रशियन एम्बेसी इज नॉट, और कर देते हैं, अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. Next, profits earned by a branch of State Bank of India in Japan. Yes or no? No. The right answer is no. क्यों? Because State Bank of India in Japan, branch in Japan, not in domestic territory of India. Okay, okay. Next is which of the following be included in national income? National income बताओ क्या मांग रहा है? आप बिल्कुल सही बोला ना. NNP at FC. Okay. Give reason for your answers. Financial assistance to flood victims. Transfer payment. No. Okay, चलिए अब इस बात को समझो. ये हर साल का पॉइंट है, इस बार डेफिनेटली आना ही है. देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्ड यहां पर यूज किया जा रहा है. असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स. विक्टिम्स को अगर कोई भी असिस्टेंस दिया गया हो, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है. फ्री मील इन स्कूल, उसके लिए बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए उनको मिलता है. घर बैठेंगे तो नहीं मिलेगा. अगर घर बैठे उन्हें खाना मिल रहा है तो वो ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन अगर वो स्कूल जा रहे हैं तब उनको मिल रहा है, इट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इन दिस केस उन्होंने कुछ नहीं किया, वो विक्टिम है, वो फ्लड विक्टिम है. अगर उनको फूड मिल रहा है या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट. उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, उनके साथ कुछ हुआ है, इसलिए एक ट्रांसफर पेमेंट किया जा रहा है. ठीक है, तो आंसर इज नो, इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट. मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, कई हर बार ये पॉइंट आता है कि सर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट अभी स्पेशली क्लियर कर रहा हूं. फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया, इसलिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है. नेक्स्ट पर आते हैं. प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया. बताओ सर अगर फर्स्ट पॉइंट में वो होता, देन क्या होता? जो फ्री मील जो चिल्ड्रन को दी जाती है वो होता. तो अगर वो मिड डे मील के नाम से होता जो स्कूल्स में मिलती हैं, तो वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. वो क्यों आ रही है, वो ट्रांसफर पेमेंट क्यों नहीं है? वो ट्रांसफर पेमेंट बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए उन्हें एक एक्टिविटी करनी पड़ी. उस एक्टिविटी का रिस्पॉन्स है, एक एक्शन का रिएक्शन है. एक्टिविटी उन्हें क्या करनी पड़ी? उन्हें स्कूल आना पड़ा. यही मिड डे मील अगर उन्हें उनके घर पे मिल जाता, इररिस्पेक्टिव ऑफ देम गोइंग टू स्कूल, तो वो ट्रांसफर पेमेंट होता. लेकिन अगर वो स्कूल आ रहे हैं और तब उनको वो मिड डे मील मिल रहा है, देन इट इज अ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया. बताओ आंसर इज नो. बताओ क्यों? लेकिन क्योंकि ये फॉरेन बैंक की इनकम है इंडिया में, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम है. बिल्कुल सही. नो. इसको हम कैसे लिखें? इसको लिखते हैं अपन profits earned by इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉन रेसिडेंट ब्रांच इन इंडिया, है ना? नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन ब्रांच इन इंडिया. ये सारे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में गिव रीजन फॉर योर आंसर है. रीजन के मार्क्स हैं, यस और नो का भी मार्क है और रीजन का भी मार्क है. अच्छा, सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया. यस और नो? हम नेशनल की बात कर रहे हैं. इंडियंस की सैलरी इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं. आंसर इस बाकी सबका सही है. यस इज द आंसर. सैलरी
ऑफ रेसिडेंट्स, इसको हम बोलते हैं इंडियंस यहां पर इसके हिसाब से, फ्रॉम rest of the world. In this case, it is American Embassy. American Embassy in India, India है कि rest of the world है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Very nice, very nice. अब काफी अच्छे, जिन बच्चों ने सारी क्लासेस ली हैं, ऑलमोस्ट सारी क्लासेस ली हैं, उनको मुझे नहीं लगता कोई अब डर लगेगा इस चैप्टर से। क्वेश्चन इज कि सर अगर ये जो अनएम्प्लॉयड हैं यूथ, उनको अगर गवर्नमेंट उनके अकाउंट में कुछ पैसा पहुंचाती है, तो सर फर्स्ट पॉइंट इज कि वो तो ट्रांसफर पेमेंट होना चाहिए, तो आंसर इज यस, वो ट्रांसफर पेमेंट है। सेकंड क्वेश्चन इज कि सर इसमें तो इकोनॉमी को लॉस होगा, गवर्नमेंट को लॉस होगा, तो आंसर इज यस, लॉस होगा, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं काम करती, वेलफेयर के लिए काम करती है, तो वो उसकी ड्यूटी का पार्ट है वेलफेयर के थ्रू उनको बेनिफिट देना।